अध्याय 7 फिर से किस्मत। बेबस होकर नकुल ने फिर से धनुष उठाया और धीरे धीरे डोरी खींची। इस लड़के का अंदाज तो देखो, साफ जाहिर है कि यह नया है। अगर यह इस बार बीच में लगाता है तो मैं अपना नाम उल्टा लिखूंगा। मैदान में मौजूद धनुर्धारियों के चेहरे उत्साहित थे और वे नकुल को नीचा देख रहे थे। भीड़ में सबसे कुशल व्यक्ति अतुल था। उसके चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास था जब उसने कहा, धनुर्विद्या का कौशल अनगिनत बार तीर चलाने से ही निखरता है। तभी आप एक चोटी के धनुर्धर बनेंगे। उसके शब्दों पर आसपास के धनुर्धरों ने सहमति में सिर हिलाया। नकुल ने अपनी आंखें सिकुड़ीं, लेकिन इस बार उसने अपनी बाईं आंख का इस्तेमाल नहीं किया। अगर उसने अपनी बाईं आंख का इस्तेमाल किया होता तो वह निश्चित रूप से सीधे केंद्र में लगता। नकुल ने कम ध्यान आकर्षित करने का फैसला किया, इसलिए उसने अपनी बाईं आंख का मुश्किल से ही इस्तेमाल किया। उसी समय उसके दिमाग में निरंतर उल्का तीर कंटिन्यूअस मीटेराइट एरोज कौशल उसके दिल में समा गया और उसका एक हिस्सा बन गया। नकुल के शरीर का हर हिस्सा, यहाँ तक कि उसकी सांसें भी एक छोटा सा बदलाव महसूस करने लगीं। ये बदलाव लोगों द्वारा बारीकी से नहीं देखे गए। हालांकि एक असाधारण धनुर्धर होने के नाते अतुल की आंखें चमक उठीं। शूश! धनुष से एक तीर निकला जो हवा में तेजी से गुजरा और एक उल्कापिंड की तरह निशाने पर जा लगा। ठीक बीच में एक और 10वां घेरा। नकुल के चेहरे पर मायूसी का भाव था। इस बार उसने अपनी बाईं आंख का पूरी तरह से उपयोग भी नहीं किया था, बल्कि केवल निरंतर उल्का तीर कौशल का। उसने सोचा था कि अच्छा परिणाम लाना मुश्किल होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह फिर भी सीधे केंद्र में ही मारेगा। उसने सिर हिलाया और आह भरी। उसके इन कामों से शिष्यों के चेहरे तंग गए। एक और सीधा केंद्र, ये बंदा है क्या? उसके अब 2 सीधे केंद्र हो गए हैं। कोई इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? धनुर्धरों के चेहरे भ्रमित थे और वे विश्वास करने को तैयार नहीं थे। ठीक है, मैंने तीर चला लिया है, मैं अब जा रहा हूं। नकुल ने अपने कपड़ों को झाड़ा, फिर अपना धनुष नीचे रखा और जाने की तैयारी की। उसकी पीठ देखकर आसपास के सभी धनुर्धर गुस्सा महसूस करने लगे। लड़के, वहीं रुक जा! पीछे से एक ठंडी आवाज आई। नकुल ने चलना बंद कर दिया और मुड़ गया। उसे बुलाने वाला व्यक्ति अतुल था। उसके चेहरे पर गुस्सा भरा था और उसकी तीसरी रैंक ने आसपास के लोगों पर दबाव डाला। अतुल 17 या 18 साल का था। ये तथ्य कि उसका कल्टीवेशन ज्यादा था और वह नकुल से बड़ा भी था, उसकी क्रूरता को और बढ़ा रहा था। मैंने पहले ही अपना तीर चला लिया है, आप मुझसे और क्या करवाना चाहते हैं? हालांकि अतुल शक्तिशाली था और नकुल को जीतने का कोई आत्मविश्वास नहीं था, इसका मतलब यह नहीं था कि नकुल उससे डरता था। तुम अभी भी नाटक कर रहे हो, नकुल फुफकारा। तुम नौसिखिया नहीं हो, तुम बस हमें बेवकूफ़ बनाने आए हो। ये कहने के बाद उसके आसपास के सभी धनुर्धरों को बात समझ में आई और उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि इस बच्चे की इतनी किस्मत थी, वह तो सिर्फ भेष बदलकर आया हुआ शेर था। ये लड़का हमें बेवकूफ़ बनाने की हिम्मत कर रहा है। शिष्यों ने अतुल की बातों पर विश्वास किया और गुस्से में नकुल पर चिल्लाने लगे। शांत हो जाओ सब, ये सचमुच मेरा पहली बार तीर चलाना था। नकुल ने सिर हिलाया, वह सच में भेष बदलकर आया हुआ शेर नहीं था। ऐसा अच्छा परिणाम प्राप्त करना कुछ ऐसा नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। अतुल ने उसे घूरकर देखा और अपनी आंखें चमकाईं। पहली 2 तीरों से तो मैं भी धोखा खा गया। हालांकि तीसरा तीर, तुम्हारी हाथ की स्थिति स्पष्ट रूप से एक उच्च स्तर तक पहुंच गई है। 50 मीटर पर 2 बार लगातार केंद्र में मारना। किस तरह के नौसिखिया के पास इस तरह की किस्मत होती है? उसकी बातों में दम था। चाहे नकुल के पास 100 मुंह होते, वह फिर भी समझा नहीं पाता। आप लोग क्या चाहते हैं? नकुल का चेहरा ठंडा पड़ गया। अगर वह समझा नहीं सकता तो समझाने का कोई मतलब नहीं था। हे बच्चा, तुम में हमें बेवकूफ़ बनाने की हिम्मत है, तो हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। आसपास के सभी शिष्यों ने अपनी मुट्ठी भींची और अधिक से अधिक लोग जमा होने लगे। बहन तनु, वह जगह लोकप्रिय लग रही है, चलो जाकर देखें। पंत की कुछ लड़कियां इस सारी हलचल से आकर्षित हुईं। इन लड़कियों की उम्र 12 से 16 के बीच थी। उनमें से एक ने बैंगनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसका चेहरा बर्फ जैसा सफ़ेद था और वह नाजुक लगती थी, लेकिन उसकी सुंदरता अतुलनीय थी। बहुत सुंदर, ये कौन है? नकुल की ही उम्र का एक युवक चकित खड़ा था और उसकी आंखें उस लड़की पर टिकी हुई थीं। वह पंत की नई प्रतिभा तनुषौ है। पंत के अधिकांश शिष्य लड़की की पहचान जानते थे। वह केवल 15 साल की है और वह पहले ही तीसरी रैंक की चोटी पर है। वह जल्द ही चौथी रैंक पर होगी और तब एक सच्ची मार्शल कलाकार बन जाएगी। ये तनुषौ न केवल सुंदर है, बल्कि उसमें असाधारण प्रतिभा भी है। कुछ युवकों ने अपनी आंखें हटा लीं और शर्म महसूस की, जैसे कि वे तनुषौ के योग्य नहीं थे। तनुषौ न केवल सुंदर थी, बल्कि उसमें एक ताजगी भरी आभा भी थी। वह एक फूल की तरह थी। अतुल की आंखें भी तनुषौ को देखकर चमक उठीं। ये वह है। नकुल भी तनुषौ को जानता था।
तनु शॉ भी एक शाखा की शिष्या थी जो आधे साल पहले आई थी। उसका कल्टीवेशन योगेश के समान था, लेकिन वह छोटी थी। यह मानना मुश्किल था कि शाखा परिवार का कोई व्यक्ति उसके पास मौजूद संसाधनों के तहत ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकता था। शायद यह एक असली प्रतिभाशाली थी। कुछ चीजें सामान्य लोगों के साथ नहीं हो सकती थीं। हालांकि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए वे आसानी से हो सकती थीं। जब नकुल ने पहले तनु शॉ को देखा था तो उसने सोचा था कि वह सुंदर है। उसी उम्र का एक सामान्य युवक होने के नाते आकर्षित न होना मुश्किल था। हालांकि नकुल जानता था कि अपने कल्टीवेशन और स्थिति के साथ वह और तनु दो अलग अलग दुनिया के लोग थे। तनु शॉ को आते देख अतुल गर्मजोशी से उसका स्वागत करने गया। नकुल शांत था और उसने सीधे तनु शॉ को देखा। अगर पहले की बात होती और नकुल इस खूबसूरत प्रतिभाशाली लड़की के सामने होता तो वह खुद को अयोग्य समझता और उसकी आंखों में देखने से भी डरता। आज हालांकि उसने सीधे उसकी ओर देखा। जब उसने उसे देखा तो नकुल की बाईं आंख अनजाने में हिलने लगी। उसकी बाईं आंख से तनु शॉ की आश्चर्यजनक आकृति पहले से भी ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी। इस माध्यम से नकुल चौंक गया। धीरे धीरे तनु शॉ के कपड़े गायब होने लगे और उसे अंदर की बर्फ जैसी सफेद त्वचा लगभग दिखने लगी। जाहिर है उसकी बाईं आंख में देखने की क्षमता नहीं थी। भले ही होती तो भी वह अविश्वसनीय रूप से कमजोर होती। ये केवल इसलिए था क्योंकि उसकी अतिदृष्टि सुपरविजन थी कि वह चीजों को ज्यादा स्पष्ट रूप से देख सकता था। अंतर यह था कि सामान्य लोगों की दृष्टि दूर की चीजों पर टिकी रहती थी, जबकि नकुल की दृष्टि उसे करीब खींच सकती थी और शून्य दूरी पर देख सकती थी। इसलिए एक निश्चित पारदर्शी प्रभाव था। इस समय नकुल की बाईं आंख अपनी पूरी क्षमताओं पर थी और काले आयाम के अंदर हल्की हरी चमक तेजी से घूम रही थी। अचानक तनु के कपड़े पूरी तरह से गायब हो गए, यहाँ तक कि उसका शरीर भी लगभग पूरी तरह से पारदर्शी हो गया। नकुल की बाईं आंख ने उसका रक्त संचार देखा। उसने उसकी नसों के अंदर हल्की बैंगनी आभा भी देखी। तनु शॉ की प्रतिभा इतनी मजबूत है, उसे जल्द ही चीक मिलने वाला है। नकुल इससे बहुत हैरान हुआ और उसने एक लंबी सांस ली। उम्र के हिसाब से वह उससे केवल 1 साल बड़ी थी, लेकिन उसने पहले ही कुछ ऊंचाई की उपलब्धियां हासिल कर ली थीं। एजोर फ्लावर महाद्वीप में अधिकांश मार्शल शिक्षार्थी मार्शल पद की तीसरी रैंक में हमेशा के लिए बने रहते थे क्योंकि वे ची को समझने और चौथी रैंक प्राप्त करने में असमर्थ थे। तनु शॉ हालांकि 15 साल की उम्र में आंतरिक शक्ति की अवधारणा को लगभग पूरी तरह से समझ चुकी थी। उसके एक सच्ची मार्शल कलाकार बनने के दिन दूर नहीं थे। मेरी बाईं आंख में पूरी तरह से पारदर्शी क्षमता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उन लोगों का रक्त और आंतरिक शक्ति महसूस कर सकता हूं जिन्हें मैं देखता हूं। नकुल की आंख चमक उठी और यह वही निष्कर्ष था जिस पर वह कुछ सोचने के बाद पहुंचा था। इस समय मुख्य ध्यान तनु शॉ को कुछ महसूस हुआ और उसने नकुल की ओर देखा। नकुल छिपा नहीं, बल्कि अपनी बाईं आंख की क्षमता बंद कर दी। तनु को अपने दिल में अजीब महसूस हुआ क्योंकि उसे एक अजीब सी भावना हुई, जैसे उसे नंगा कर दिया गया हो और उसके सारे राज देख लिए गए हों। यहाँ क्या हुआ? तनु शॉ ने अपनी नज़र हटाई और पूछा। छोटी बहन तनु, ये सब हुआ है? अतुल और अन्य लोगों ने पूरी घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताया। मैं समझ गई। तनु शॉ ने नकुल की ओर देखा। नकुल जानता था कि इन परिस्थितियों में वह समझा नहीं पाएगा। बच्चे, तुम्हारे पिछले कामों के कारण तुमने भीड़ में रोष पैदा कर दिया है। मैं तुम्हें सभी से माफ़ी मांगने का एक मौका दूंगा, अतुल ने घमंड से कहा। माफ़ी मांगें? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, तो मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत क्यों है? नकुल ने अपनी जीभ चटकारी। अगर तुम हमसे माफ़ी मांगते हो तो हम इसे जाने देंगे, अतुल ने एक सज्जन की तरह कहा। वह स्पष्ट रूप से इस सुंदरता के सामने अच्छा प्रदर्शन करने वाला था। माफ़ी? असंभव, नकुल ने कहा। जो कुछ भी तुमने पहले कहा वह सिर्फ तुम्हारी अपनी सोच थी। जब उसने ये कहा तो तनु सहित सभी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यह नकुल थोड़ा ज्यादा घमंडी है। तनु शॉ को अब नकुल के बारे में बुरी धारणा थी। तुम अच्छी तरह से बहस कर सकते हो, है ना? अतुल गुस्सा होने के बजाय हंसा। अगर तुम माफ़ी नहीं मांगते तो यह मत सोचना कि तुम यहाँ से जा पाओगे। आसपास के शिष्य नकुल की ओर बढ़ने लगे। कम को ज्यादा से लड़ना। नकुल के चेहरे पर उपहास का भाव था और उसने तनु शॉ की ओर देखा। अतुल और उसके साथियों के चेहरे बदल गए। इस प्रतिभाशाली और खूबसूरत लड़की के सामने वे स्पष्ट रूप से सज्जनों की तरह व्यवहार करेंगे और कम को ज्यादा से मारना अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, अतुल की आंखें घूमी और उसके दिल में एक चाल थी। हम कम को ज्यादा से नहीं हराएंगे। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन केवल तभी जब तुम तीरंदाजी कौशल में मुझे हरा सको। ठीक है, चूंकि तुम दोनों धनुर्धर हो, अपनी ताकत से बात करो। छोटी बहन तनु न्यायाधीश हो सकती हैं। सभी सहमत हुए और चिल्लाने लगे। अतुल अपने दिल में हंसा। यह एक तीर से 2 शिकार करने जैसा था। तीरंदाजी प्रतियोगिता के माध्यम से वह नकुल को माफ़ी मंगवा सकता था और अपना चेहरा भी नहीं खोता।
वह तनु शॉ के सामने अपने कौशल का प्रदर्शन भी कर सकता था, शायद उसका दिल भी जीत सकता था। तीरंदाजी कौशल प्रतियोगिता। नकुल को अब और कुछ कहना लाचार लगा। ठीक है, हम अपनी ताकत से बात करते हैं। अध्याय 8 अतिशक्तिशाली तीरंदाजी कौशल। नकुल ने भीड़ में रोष पैदा कर दिया था, इसलिए उसने जो हुआ उसकी व्याख्या करने की जहमत भी नहीं उठाई। अच्छा, कम से कम तुम में कुछ तो हिम्मत है। अतुल शॉ खुश था क्योंकि उसकी योजना इतनी आसानी से सफल हो गई थी। उसने पहले सोचा था कि नकुल विरोध करेगा और उसे कुछ प्रोत्साहन की जरूरत होगी, उसे नहीं पता था कि नकुल इतनी आसानी से मान जाएगा। और जब नकुल हार जाता तो उसे बस माफी मांगनी होती, जिससे उसे पीछे हटने की जगह मिल जाती। छोटी बहन तनु, क्या तुम निर्णायक बनोगी? अतुल शॉ ने तनु की ओर मुस्कुराते हुए कहा। प्रतिभा और कल्टीवेशन के मामले में तनु भीड़ में शीर्ष पर थी, इसलिए उसे निर्णय लेने का अधिकार था। ठीक है, तनु ने अपना सिर हिलाया, लेकिन ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसकी राय में अतुल तीरंदाजी में तीसरे स्थान पर था, इसलिए नकुल उसे हरा नहीं सकता था। जल्द ही मैदान में एक खुली जगह बन गई। भीड़ बढ़कर 30 लोगों की हो गई थी। आज हमारी छोटी बहन तनु यहाँ है, इसलिए अतुल स्पष्ट रूप से अपने सभी कौशल का उपयोग करने वाला है। सभी धनुर्धर प्रत्याशा से भरे हुए थे। किसी को भी इसमें कोई संदेह नहीं था कि अतुल जीतने वाला था। एक प्रतियोगिता के बजाय यह अतुल द्वारा एक प्रदर्शन होगा। आओ, अतुल ने कुछ युवकों को बुलाया और वे 4 निशाने ले आए। जल्द ही चारों निशानों को एक सीधी रेखा में व्यवस्थित किया गया, जो उसके सामने रखे गए थे। हर निशाने के बीच 10 मीटर की दूरी थी। चूंकि आज यहाँ इतने सारे लोग हैं, मैं अपनी विशेष चाल निरंतर गरुड़ तीर कंटिन्यूअस ईगल एरोज दिखाऊंगा। अतुल के चेहरे पर मुस्कान भरी हुई थी। निरंतर गरुड़ तीर। आसपास के सभी शिष्यों के चेहरे उत्साहित थे। तनु ने भी थोड़ी दिलचस्पी दिखाई। भीड़ के सामने अतुल शॉ चारों निशानों के सामने चला गया। चूंकि 4 निशाने एक सीधी रेखा में व्यवस्थित थे, सामान्य तीरंदाजी कौशल का उपयोग करते हुए एक धनुर्धर केवल सामने वाले को ही मार सकता था। अतुल ने गहरी सांस ली और एक साथ 4 तीर निकाले। क्या वह ऐसा करने वाला है? सभी सदमे में थे। इस समय अतुल शॉ का धनुष पूरी तरह से पीछे खींचा हुआ था, जो एक ऊपर की ओर मुख किए हुए अर्धचंद्र का आकार ले रहा था। चारों तीर डोरी पर थे। सभी ने ठंडी सांस ली। अंडस्को शूश 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 अंडस्को। चारों तीर हवा में उड़ गए। उन्होंने 4 पूर्ण चाप बनाए और गरुड़ की तरह अपने निशानों की ओर झपटे। पा पा पा। लगभग एक ही समय में चारों तीर चारों निशानों के ठीक केंद्र में लगे। हे भगवान, ये देखकर सभी चिल्ला उठे। तो तीर ऐसे भी चलाए जा सकते हैं। उन्हें सीधा उड़ने की जरूरत नहीं है, वे मुड़ सकते हैं। और गुरुत्वाकर्षण के कारण वे अपने निशानों पर गिरेंगे। नकुल की बाईं आंख ने मार्गों को पूरी तरह से रिकॉर्ड कर लिया। अंतिम परिणाम ने उसके दिल को हिला दिया। निरंतर गरुड़ तीर। काफी देर तक सभी शांत हुए। ये तीरंदाजी कौशल का कितना उच्च स्तर है। तनु की आंखों में कुछ सदमा दिखा। देखने के लिए धन्यवाद। अतुल ने तनु की प्रतिक्रिया देखी और खुद ही हंसने लगा। बच्चे, तुम्हारी बारी है। अतुल के खत्म होने के बाद उन सभी की नजरें नकुल की ओर मुड़ी। उनकी आंखों में उपहास भरा था। किसी को भी विश्वास नहीं था कि नकुल का तीरंदाजी कौशल अतुल से बराबरी कर पाएगा। मुझे थोड़ा सोचने दो। नकुल ने एक धनुष उठाया और उसके मन में निरंतर उल्का तीर एक बार फिर उसके दिल में समा गया। उसने विश्लेषण किया कि अतुल को किसी पारंपरिक तरीके से हराना उसके लिए असंभव था, जब तक कि उसके पास कुछ और दिन का समय न हो। इसलिए वह अतुल को सामान्य तरीकों से नहीं हरा सकता था। नकुल की आंखें आकाश में घूमी और फिर तीरंदाजी मैदान पर, जब उसने फैसला किया कि वह क्या करने वाला है। ठीक है, मैं अब शुरू कर रहा हूँ। नकुल ने धीरे धीरे एक तीर निकाला। पहला तीर। उसने एक तीर पीछे खींचा और लापरवाही से आकाश में चला दिया। यह आदमी क्या कर रहा है? सभी थम गए। हालांकि ठीक इसी समय आकाश से एक आवाज आई। पे। आकाश से एक काली छाया गिरी। सभी की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि यह एक चील थी। इस बच्चे का तीरंदाजी कौशल बुरा नहीं है क्योंकि वह इतनी आसानी से आकाश से पक्षियों को मार सकता है। बस छोटे मोटे करतब। अतुल के चेहरे पर घृणा का भाव था। वास्तव में, हालांकि नकुल ने अच्छा किया, यह उसके निरंतर गरुड़ तीर के सामने कुछ भी नहीं था। पेंग पेंग। नकुल ने 2 और तीर चलाए। हर तीर जो उसने चलाया, उसने एक पक्षी को मार डाला। बच्चे, अपनी खराब कौशल मत दिखाओ, बस जल्दी करो और हार मान लो, एक धनुर्धर ने बेसब्री से कहा। अब मेरे हाथ को अच्छा लग रहा है। नकुल ने उसकी परवाह नहीं की क्योंकि उसे अभी अभी वह एहसास मिला था। ठीक उसके बाद उसने गहरी सांस ली और अपनी बाईं आंख पर अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया। उस पल उसकी बाईं आंख हल्की हरी चमक उठी। शूश। एक और तीर आसमान में बिजली की तरह तेज गति से चला। आकाश से एक और काली छाया गिरी। अतुल ठंडी हंसी हंसा लेकिन कुछ बोला नहीं। हे भगवान, इस तीर ने 2 पक्षियों को मार गिराया। एक धनुर्धर चिल्लाया।
अतुल ने ये सुना और देखा। वास्तव में वहां दो पक्षी थे। एक तीर, दो पक्षी। अतुल शॉ का दिल धड़क गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि नकुल के पास इतना उच्च तीरंदाजी कौशल था। अतुल शॉ को भी ऐसा करने में ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था, उसके लिए ये किस्मत पर निर्भर करता था। गौरैया का शरीर छोटा होता है और वह बहुत तेजी से उड़ती है। एक तीर से दोनों गौरैया को मारना अतुल शॉ के निरंतर गरुड़ तीर के बराबर है, एक धनुर्धर ने कहा। ये तो बस एक स्टार्टर है। नकुल ने हल्की मुस्कान दी। भीड़ के दिल धड़क गए। क्या नकुल के पास अभी भी उच्च कौशल हो सकते थे? नकुल ने समझाया नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपना धनुष उठाया और 50 मीटर दूर एक निशाने पर चलाया। इसका क्या मतलब था? किसी को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब था। 50 मीटर 50 कदम थे। 100 कदम दूर एक निशाने पर, यहाँ तक कि केंद्र में भी मारना निरंतर गरुड़ तीर या एक तीर दो पक्षी से तुलना करने योग्य नहीं था। शूश! नकुल का तीर हवा में से गुजरा और 100 मीटर दूर निशाने पर जा लगा। पेंग! तीर केंद्र में भी नहीं लगा, ये केवल बाहरी किनारे पर लगा। नकुल ने अपना पसीना पोंछा और एक लंबी सांस ली। हा, ये तीर लगभग निशाने से चूक गया। सभी शिष्य हंसने लगे। अतुल भी हंसा। क्या नकुल गलती से चूक गया था? हालांकि जब उन्होंने नकुल को देखा तो उसके चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास था। निर्णायक होने के नाते तनु का चेहरा भी सवालिया था। उसे लगा कि नकुल का तीर उतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। तुम जाकर देखो, नकुल ने आत्मविश्वास से कहा। भीड़ तीर को देखने के लिए आगे बढ़ी। एक निशाने के बाहरी किनारे पर एक तीर पड़ा था, वह अभी भी शॉट से कांप रहा था। नकुल ने एक धनुर्धर से तीर खींचने को कहा। जल्दी से तीर का अगला सिरा बाहर निकाला गया। सभी ने उसे घूर कर देखा। तीर के सिरे पर खून के निशान के साथ एक मटर के दाने जितना एक मरा हुआ शरीर था। यह क्या था? हे भगवान, यह एक मक्खी है। एक मक्खी! शिष्यों में से एक चौंक कर चिल्लाया। क्या? कई धनुर्धरों की आंखें सदमे से लगभग बाहर निकल आईं। हे भगवान, 100 कदम की दूरी से एक मक्खी को मारना, उसने ये कैसे किया? 100 कदम दूर से एक मक्खी को देखना ही इतना मुश्किल है। मक्खी भी बेतरतीब ढंग से उड़ती है। कैसे? ये कैसे संभव है? अतुल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसने मक्खी के शरीर को घूर कर देखा, जैसे उसकी आत्मा खो गई हो। अगर वह भाग्यशाली होता तो एक तीर से दो पक्षियों को मार पाता, लेकिन 100 कदम दूर से एक मक्खी को मारना उसके लिए असंभव था। मक्खी बहुत छोटी थी। सामान्य लोग 100 कदम दूर से मक्खी को देख भी नहीं पाते थे। तीरंदाजी प्रतियोगिता वहीं समाप्त हो गई। विजेता तय हो गया था। इस तीरंदाजी प्रतियोगिता का विजेता नकुल है। तनु जल्दी ही सदमे से उभरी और उसने नकुल को एक जटिल नज़र दी। ये पहली बार था जब उसने नकुल को गंभीरता से परखा था। उसने जिस युवक को देखा वह आत्मविश्वासी था और उसमें एक आकर्षण था जो उसी उम्र के कई लोगों से बढ़कर था। अब मैं जा सकता हूँ, है ना? नकुल बाहर की ओर चला। भीड़ ने उसके लिए स्वचालित रूप से एक रास्ता खोल दिया। नकुल के तीरंदाजी कौशल ने उन्हें वश में कर लिया था। अतुल भी कुछ नहीं कह पाया। तीरंदाजी मैदान से बाहर निकलने के बाद नकुल ने एक लंबी सांस ली। आज के तीरंदाजी सत्र से उसे बहुत फायदा हुआ। जैसे ही नकुल तीरंदाजी मैदान से बाहर निकला, उसके सामने क्रूर हंसी गूंजी। हा, नकुल, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जैसे ही शब्द समाप्त हुए, 3 युवकों ने नकुल का रास्ता रोक लिया। सामने वाले युवक की मोटी भौहें थीं और उसका चेहरा आत्मविश्वासी था। वह कुणाल शॉ था। छोटे हरामजादे, पिछली बार मैं तुमसे हार गया था। इस बार मैं तुम्हें हराने जा रहा हूं और तुम्हें माफी मांगने पर मजबूर करूंगा। कुणाल शॉ ने अपने होंठ चाटे और उसकी आंखों में एक निश्चित मात्रा में जानलेवापन था। इस बार वह नकुल को सही और निष्पक्ष तरीके से हराने वाला था और उसे अपमानित भी करने वाला था, केवल इसलिए कि वह पिछली बार नकुल से एक ही चाल में हार गया था और अपमानित महसूस किया था। नकुल ने पाया कि कुणाल शॉ के साथ लाए गए 2 सहायक दोनों दूसरी रैंक के थे और उसे भागने से रोकने के लिए वहां थे। बहन तनु, उस नकुल को कुछ परेशानी लग रही है, तनु के बगल में बैठी लड़कियों में से एक ने कहा। इस समय तीरंदाजी मैदान से अधिकांश लोगों ने हो रहे दृश्य को देखा। अतुल शॉ के चेहरे पर खुशी का भाव था। हालांकि इन मामलों के सामने नकुल को कोई डर महसूस नहीं हुआ और उसने तेजी से कहा, अपनी चाल चलो। अध्याय 9, दूसरी रैंक का शिखर। अपनी चाल चलो। कुणाल को लगा जैसे उसने गलत सुन लिया हो। क्या ये वही नकुल था जो पहले था? जैसे ही उसकी नज़र नकुल पर पड़ी, उसके भाव बदल गए। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने आत्मविश्वासी हो। ऐसा लगता है कि तुम मार्शल पद की दूसरी रैंक में प्रवेश कर चुके हो। हालांकि अगर तुम्हारे पास बस इतना ही है तो अभी से माफ़ी मांगना शुरू कर दो। कुणाल को नकुल के दूसरी रैंक में होने से थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन इससे उसकी योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि नकुल हाल ही में दूसरी रैंक पर पहुंचा था और कुणाल खुद लगभग 1 साल पहले दूसरी रैंक के शिखर पर पहुंच चुका था। उसके पास उच्च श्रेणी के मार्शल आर्ट कौशल भी थे। कृपया बकवास बंद करो, मेरा समय सीमित है, नकुल ने ठंडेपन से कहा।
बच्चे, घमंडी मत बनो। कुणाल ने अचानक अपने चारों अंगों और शरीर को एक परिचित और फिर भी अजीब स्थिति में बदल लिया और एक जहरीले सांप की तरह नकुल की ओर झपटा। पलक झपकते ही कुणाल ने अपने विषैले सांप के 13 परिवर्तन 13 चेंजेस ऑफ द पॉइजनस स्नेक का इस्तेमाल किया। गति और शक्ति के मामले में वह नकुल से कहीं ज्यादा था। कुणाल ने शायद विषैले सांप के 13 परिवर्तन को निम्न स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया है। तीरंदाजी मैदान पर तनु का चेहरा भावुक और थोड़ा हैरान था। पंत के प्रतिभाशाली लोगों में से एक होने के नाते उसे स्पष्ट रूप से पंत से बड़ा समर्थन प्राप्त था और इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उच्च श्रेणी के मार्शल आर्ट कौशल तक पहुंच प्राप्त थी। कौशल की रैंक जितनी ऊंची होती थी उसमें प्रशिक्षण लेना उतना ही कठिन होता था। एक बार जब एक उच्च रैंक कौशल को निम्न स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया जाता था तो उसमें उच्च स्तर तक प्रशिक्षित मध्य रैंक वाले कौशल से ज्यादा शक्ति होती थी। कितनी गति, नुकसान कम से कम 50% ज्यादा है। नकुल भी कुणाल से हैरान था, लेकिन उसकी बाईं आंख की प्रतिक्रिया गति अभी भी कुणाल की चाल का मार्ग देख सकती थी। क्रोधित अजगर नदी पलटे। नकुल ने दोनों पैरों से नीचे की ओर वार किया। वायु प्रेरित श्वास तकनीक एयर पुशिंग ब्रीदिंग टेक्निक के तहत उसने अपनी दोनों भुजाओं में शक्ति डाली। कुणाल को अचानक एहसास हुआ कि उसके विरोधी की शक्ति तेजी से बढ़ रही है। वह और भी हैरान हो गया क्योंकि नकुल ने क्रोधित अजगर नदी पलटे में और भी शक्ति डाली। क्रोधित अजगर मुट्ठी एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स की तीसरी मुद्रा क्रोधित अजगर नदी पलटे। उस पल नकुल एक अजगर की तरह था क्योंकि उसकी मुट्ठियां नीचे की ओर मुड़ गईं। पहले वार से कुणाल का शरीर कांप उठा और वह लगभग खून उगलने वाला था। उसके विषैले सांप के 13 परिवर्तन चालाकी और लचीलेपन के बारे में थे। उसका कौशल सीधे लड़ने में नहीं था। नकुल की मुट्ठियां ऐसा महसूस करती थीं जैसे वे जानती हों कि वह कहाँ जाने वाला है और हमेशा उसके कमजोर बिंदुओं पर वार करती थीं। वायु प्रेरित श्वास तकनीक का उपयोग करते हुए नकुल ने पहले ही क्रोधित अजगर नदी पलटे को उच्च स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया था। कुणाल उत्कृष्ट शक्ति से मारा गया और घुटनों के बल जमीन पर आ गिरा। उसकी भुजाएं सुन्न पड़ गईं और उसके मुंह से खून निकल रहा था। तुम हार गए। नकुल ने कुणाल या उसके 2 सहायकों पर एक और नजर डाले बिना छोड़ दिया। जैसे ही वे लड़े थे नकुल ने अपनी बाईं आंख का इस्तेमाल किया था और कुणाल के हमले के मार्गों को स्पष्ट रूप से देखा था। उसने कुणाल के उच्च रैंक वाले मार्शल आर्ट में कुछ त्रुटियां भी देखी थीं, जिसका मतलब था कि इसे अभी तक पूर्ण नहीं किया गया था। नकुल ने महसूस किया कि क्रोधित अजगर मुट्ठी और वायु प्रेरित श्वास तकनीक एक दूसरे के पूरक थे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वह शायद कुछ तीसरी रैंक वाले लोगों को हरा सकता था। ये कैसे संभव है? मेरा कौशल एक उच्च रैंक वाला है। कुणाल जमीन पर रेंगते हुए चिल्लाया। पूरी लड़ाई केवल 2 सांसों तक चली। एक ही चाल। कुणाल हार गया। तीरंदाजी मैदान में मौजूद शिष्य सदमे में देख रहे थे। हालांकि वे समान रैंक के थे, एक चाल में जीतना बहुत बड़ा चढ़ाकर था, खासकर जब हारने वाले ने उच्च रैंक वाले कौशल का इस्तेमाल किया हो। जैसे ही उसने नकुल को अपनी आंखों से दूर जाते देखा, तनु बड़बड़ाई, मैं क्रोधित अजगर मुट्ठी जानती हूँ, ये पंथ के भीतर एक शक्तिशाली चाल है और उच्च रैंक वाले कौशल के बराबर हो सकती है, लेकिन इसे सीखना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि वह किसी और कौशल का भी प्रशिक्षण लेता है और उसने इसे क्रोधित अजगर मुट्ठी के साथ इस्तेमाल किया, जिससे शक्ति लगभग दोगुनी हो गई। बहन तनु, कुणाल कैसे हार गया जब उसका कल्टीवेशन और कौशल दोनों ज्यादा थे? उसके बगल में खड़ी एक लड़की ने पूछा। चालें मृत हैं, लेकिन लोग जीवित हैं। कुणाल का विषैले सांप के 13 परिवर्तन का उपयोग बेहद खराब था और उसने केवल पहली 3 चालें सीखी हैं, जो उसके बड़े भाई गिरीश शॉ से बहुत दूर है। साथ ही उसकी युद्ध जागरूकता नकुल के पास भी नहीं है। तनु फिर थोड़ी देर रुकी और फिर कहा, साथ ही नकुल ने 2 कौशल सीखे हैं जो उच्च रैंक वाले लोगों के बहुत करीब हैं और उन्हें बहुत उच्च स्तर तक प्रशिक्षित किया है। उन 2 कौशलों के उपयोग के तहत उसकी शक्ति कुणाल से ज्यादा हो गई। जब लड़की ने तनु का विश्लेषण सुना तो वह चिल्लाई, नकुल इतना मजबूत है। हाँ, जाहिर तौर पर कुणाल का भाई गिरीश शॉ बाहरी शिष्यों में 5वें स्थान पर है। हम बस नहीं जानते कि क्या वह अपने भाई का बदला लेने में मदद करेगा। कितनी परेशानी। नकुल ने सिर हिलाया और मार्शल आर्ट मैदान छोड़ दिया। उसे पंथ के एक खुले जंगल में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह यहाँ सबसे रहस्यमय फुर्तीले कौशल हल्के से तैरती हुई नाव लाइटली फ्लोटिंग फेरी में प्रशिक्षण लेने आया था। हल्के से तैरती हुई नाव, बिना किसी संदेह के उसके पास मौजूद कौशलों में उच्चतम रैंक का कौशल था। समस्या ये थी कि यह आंशिक रूप से बर्बाद हो गया था और इसे सीखना बहुत मुश्किल था। जब क्रोधित अजगर मुट्ठी और वायु प्रेरित श्वास तकनीक का एक साथ उपयोग किया जाता है तो नुकसान अद्भुत होता है। मुझे बस नहीं पता कि हल्के से तैरती हुई नाव कितनी अच्छी होगी। नकुल उम्मीदों से भरा था। तुरंत उसने हल्के से तैरती हुई नाव पर ध्यान करना शुरू कर दिया। जब उसने ध्यान केंद्रित किया तो उसकी बाईं आंख के काले आयाम के अंदर हल्की हरी चमक तेजी से और तेजी से घूमने लगी।
नकुल ने महसूस किया कि हल्के से तैरती हुई नाव की चालें उसके दिमाग में जल गईं, जिससे उसे उन्हें समझना आसान हो गया। ये क्रोधित अजगर मुट्ठी या वायु प्रेरित श्वास तकनीक जितना सीखने में आसान नहीं था। हल्के से तैरती हुई नाव को एक शिखर मध्य रैंक वाले कौशल की तुलना में कम से कम 2 या 3 गुना ज़्यादा सीखना मुश्किल है। उसने कौशल की तुलना करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला। हालांकि यह कठिन था, लेकिन इसने उसे रोका नहीं। नकुल को केवल 3 दिन लगे हल्के तैरती हुई नाव के पहले चौथाई हिस्से को एक शुरुआती मानक पर समझने में। उसे शुरुआती स्तर प्राप्त करने में केवल 6 दिन लगे। सामान्य कौशलों की 4 रैंक होती थीं जो इस बात पर निर्भर करती थीं कि कोई उसमें कितना अच्छा प्रशिक्षित था। ये थे शुरुआती, बिगिनर, निम्न, लो, उच्च, हाई और शिखर पीक स्तर। तारांकन शुरुआती स्तर कौशल की अधिकतम शक्ति का 30% के बराबर था। तारांकन निम्न स्तर 50% के बराबर था। तारांकन उच्च स्तर 70% के बराबर था। तारांकन शिखर स्तर 90% या उससे ज्यादा के बराबर था। नकुल ने आसानी से क्रोधित अजगर मुट्ठी को उच्च स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया था। हल्के से तैरती हुई नाव को उसी समय में शुरुआती स्तर तक प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन ये कौशल का केवल पहला चौथाई हिस्सा था। 100 नकुल का शरीर चमका। उसका शरीर एक पक्षी की तरह हल्का था क्योंकि वह 5 मीटर हवा में तैरता था। टेंग टेंग उसके पैर टहनियों से टकराए और उड़ते समय शानदार महसूस किया। उस पल नकुल एक पक्षी की तरह खुशी खुशी जंगल में उड़ रहा था। मैंने हल्के से तैरती हुई नाव को केवल शुरुआती स्तर तक प्रशिक्षित किया है, लेकिन इसकी गति उच्च स्तर तक प्रशिक्षित अधिकांश मध्य रैंक वाले कौशलों से कहीं ज्यादा है। ये देखा जा सकता था कि हल्के से तैरती हुई नाव अधिकांश उच्च रैंक वाले मार्शल आर्ट कौशलों से कहीं ज्यादा थी। जब अतिरिक्त समय होता था तो नकुल बाकी किताब को धीरे धीरे समझने से नहीं चूकता था। अब उसने कुल किताब का आधा हिस्सा समझ लिया था। एकमात्र समस्या ये थी कि ऐसा करने में बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा लगती थी। हल्के से तैरती हुई नाव के शुरुआती स्तर पर पहुंचने के बाद नकुल ने फिर से क्रोधित अजगर मुट्ठी और वायु प्रेरित श्वास तकनीक में प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि हल्के से तैरती हुई नाव केवल उसके पैरों की चाल में मदद करती थी और उसके कल्टीवेशन को ज्यादा नहीं बढ़ाती थी, भले ही यह एक उच्च रैंक वाला मार्शल आर्ट कौशल था। हल्के से तैरती हुई नाव जैसे उच्च रैंक वाले कौशल में प्रशिक्षण लेने के बाद और फिर क्रोधित अजगर मुट्ठी और वायु प्रेरित श्वास तकनीक में प्रशिक्षण पर वापस जाने के बाद नकुल ने महसूस किया कि उसकी गतिविधियां आसान और सहज हो गई थीं। 2 दिन बाद वायु प्रेरित श्वास तकनीक अपने तीसरे स्तर पर पहुंच गई थी और क्रोधित अजगर मुट्ठी शिखर स्तर पर पहुंच गई थी। इस समय नकुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर में प्रवाहित शक्ति को महसूस किया। जब वह पहली बार दूसरी रैंक पर पहुंचा था तब उसकी ताकत आधी से ज्यादा बढ़ गई थी। उसकी बाईं आंख के आयाम के अंदर हल्की हरी चमक का दायरा 67 सेमी से बढ़कर 98 सेमी हो गया था। ऐसा लगता है कि मेरा कल्टीवेशन दूसरी रैंक के शिखर पर पहुंच गया है। मुझे बस तीसरी रैंक में प्रवेश करने के लिए एक और कदम की जरूरत है। नकुल ने गहरी सांस ली और अपनी उत्तेजना को नियंत्रित किया। उसे दूसरी रैंक पर पहुंचे हुए केवल आधा महीना हुआ था। ये कल्टीवेशन की गति बस बहुत आश्चर्यजनक थी। जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा हैरान किया वह वायु प्रेरित श्वास तकनीक थी, क्योंकि यह तीसरे स्तर पर पहुंच गई थी। एक बार जब वायु प्रेरित श्वास तकनीक तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच जाती थी तो मार्शल पथ आंतरिक शक्ति ची को समझने का मौका मिलता था, और यह एक सच्चा मार्शल कलाकार बनने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु था। नकुल ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी तेजी से वायु प्रेरित श्वास तकनीक के तीसरे स्तर पर पहुंच जाएगा। इससे उसकी ताकत दूसरी रैंक पर मौजूद दूसरों से कहीं ज्यादा हो गई। अब उसकी तुलना तीसरी रैंक से की जा सकती थी। केवल आधा महीने का उपयोग करके नकुल की ताकत दोगुनी हो गई थी। ये सब रहस्यमय आंख के कारण था। नकुल का मानना था कि उसका एक बार का सामान्य भाग्य बदल रहा था। उस रात नकुल ने अपने जीवन के लक्ष्य तय करना शुरू कर दिया। उसका पहला लक्ष्य 1.5 महीने बाद होने वाली पारिवारिक युद्ध प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करना था। उस समय वह योगेश को सही और निष्पक्ष तरीके से हराएगा और सन फेदर सिटी के सच्चे प्रतिभाशाली लोगों के साथ युद्ध करेगा। मेरी बाईं आंख में बदलाव मुझे उच्च स्तर की समझ देता है, और पंथ में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बनने से मुझे केवल एक चीज रोक रही है, कल्टीवेशन संसाधन। नकुल ने विश्लेषण किया। जब से वह अपनी बाईं आंख के साथ जुड़ा था उसकी मानसिक ऊर्जा और विश्लेषण की गति बढ़ गई थी। वह शांत और स्थिर भी हो गया था। एकमात्र समस्या ये थी कि कल्टीवेशन संसाधन कैसे प्राप्त किए जाएं। नकुल की कल्टीवेशन की गति तेज थी, लेकिन दूसरी रैंक के शिखर को पार करना अभी भी मुश्किल था। हालांकि अगर उसके पास पर्याप्त संसाधन होते तो इस बाधा को आसानी से तोड़ा जा सकता था। मिल गया। नकुल की आंखें चमक उठीं और जल्द ही उसे एक विचार आया। उसके होंठ एक आत्मविश्वासी मुस्कान में बदल गए।